Hello guys, welcome back to my YouTube channel Geography Group. In the series of NCERT Geography, this is the first episode of class 12th Geography chapter number 6 secondary activities द्वितीय क्रियाएं, उसका ये पहला एपिसोड है. Let's recapitulate first कि अब हम क्या पढ़ रहे हैं अभी तक. पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था. लास्ट जो हमारा चैप्टर था वो था प्राइमरी एक्टिविटीज़. उसमें हमने काफ़ी सारे बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किए थे. हमने डिस्कस किया था इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को समझा था हमने, उनका क्लासिफिकेशन किया था और क्लासिफिकेशन में हमने ये जाना था कि प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़, टर्सरी एक्टिविटीज़, क्वार्टनरी एक्टिविटीज़, क्विनरी यानी प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचमक 5 भागों में हम आर्थिक क्रियाओं को बांट सकते हैं. पिछले चैप्टर में हम प्राथमिक क्रियाएं यानी कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के बारे में. चलिए पहले हम देखते हैं कि कंटेंट क्या रहने वाला है इस चैप्टर का. इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं सेकेंडरी सेक्टर के बारे में. हम समझेंगे सबसे पहले सेकेंडरी सेक्टर कौन सा होता है. सेकेंडरी सेक्टर यानी यहाँ पर मुख्य तौर पर हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की. हम बात करेंगे उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की इंपॉर्टेंस. विनिर्माण उद्योग है, उसका महत्व क्या है, औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं. एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये. इसके साथ ही उद्योगों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज, अलग अलग आधार पर हम क्लासिफिकेशन करेंगे. कच्चे माल के आधार पर, तैयार माल के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर. तो वो क्लासिफिकेशन है वो हम जानेंगे. उसके बाद फुटलूज इंडस्ट्रीज़ क्या होती है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए भी और स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए भी. परंपरागत बड़े उद्योग कैसे होते थे, उनकी क्या विशेषताएं होती थी, क्या समस्याएं होती थी, ये भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. उसके बाद हम बात करेंगे आधुनिक जो तकनीक आधारित उद्योग होते हैं उनकी क्या विशेषताएं होती है और कैसे वो जो परंपरागत है, ट्रेडिशनल जो हैवी इंडस्ट्रीज थी, लार्ज स्केल इंडस्ट्री थी, उनसे जो मॉडर्न इंडस्ट्री है वो कैसे अलग है. हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल तौर पे हम बात करेंगे. केस स्टडी में हम वस्त्र उद्योग की, इसमें सूती वस्त्र उद्योग की बात करेंगे, हम कॉटन इंडस्ट्री की, आयरन स्टील इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. और लास्ट जो हमारा सेशन होगा छोटा सा रहेगा, उसमें हम बात करेंगे इंडस्ट्री रिलेटेड इश्यूज, प्रॉब्लम्स और स्पेशली पॉल्यूशन के बारे में. किस प्रकार के पॉल्यूशंस इंडस्ट्रीज करती है और कैसे हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं. ये सब कुछ इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं. आसान रहेगा बिकॉज यू हैव डन दिस चैप्टर इन 10th क्लास 2. लिटिल बिट हम डिस्कस कर चुके हैं, सेम वही कंटेंट है. केस स्टडी जो हम ले रहे हैं कॉटन इंडस्ट्री और आयरन स्टील इंडस्ट्री की, वो हम वर्ल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखने वाले हैं, तो वो थोड़ा सा अलग रहेगा. चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस सेशन की. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अगर हम देखें, थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर लेते हैं कि आर्थिक क्रियाएं क्या होती है. वो सभी एक्टिविटीज जिनसे हमें कोई आय प्राप्त होती है वो आर्थिक क्रियाएं होती है, यानी जिनसे हमें आय प्राप्त होती है. अगर आय प्राप्त नहीं होती तो वो अनार्थिक क्रियाएं हैं. ओके, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज दो टाइप की होती है. इकोनॉमिक जिनसे हमें इनकम मिल रही है और नॉन इकोनॉमिक जिनसे हमें इनकम नहीं मिल रही है. अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होती है? बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है. जैसे आप अपने आसपास देखोगे, कृषि है, व्यापार है, रिक्शा चालक है, ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज है. शेफ है, टीचर, डॉक्टर, सब जो जिनसे हमें आय प्राप्त हो रही है. एक लंबी लिस्ट हो जाएगी. तो इसको हम आसानी से समझ पाएं, आपके लिए समझना आसान हो, हमारे लिए एक्सप्लेन करना आसान हो, इसलिए आमतौर पे इसको पहले आपने पढ़ चुके 3 टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी. लेकिन टर्सरी एक्टिविटीज है उसको फिर माइनर जो डिफरेंस है उसके बेस पर क्वार्टनरी और क्विनरी यानी चतुर्थक और पंचमक में और आगे बाइफरकेट कर दिया जाता है. अब सेकेंडरी एक्टिविटीज क्या होती है, क्योंकि इस चैप्टर में सेकेंडरी एक्टिविटीज के बारे में पढ़ने वाले हैं. सेकेंडरी एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती है जिनमें प्राथमिक जो एक्टिविटीज है, प्राइमरी एक्टिविटीज है, वहां से रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल है वो प्राप्त किया जाता है और उसको रिप्रोड्यूस किया जाता है. यानी कच्चा माल है, उससे दोबारा कोई प्रोडक्ट तैयार किया जाता है. तो ये सेकेंडरी एक्टिविटीज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेकेंडरी एक्टिविटीज में. तो इसको हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भी बोल सकते हैं, इसको हम विनिर्माण उद्योग बोलते हैं क्योंकि इसमें दोबारा निर्माण किया जाता है. ओके, तो इसमें क्योंकि सारी सेकेंडरी सेक्टर में इंडस्ट्रीज आती है, सारा प्रोसेस कहाँ होगा, दोबारा बनाना कहाँ होगा, इंडस्ट्री में होगा. चाहे वो स्मॉल स्केल हो,
चाहे वो कॉटेज स्केल हो, चाहे वो मीडियम स्केल हो या लार्ज स्केल हो, होगा तो इंडस्ट्री में ना। तो ये सारा का सारा प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में होगा, इसलिए सेकेंडरी सेक्टर को हम इंडस्ट्री रिलेटेड सेक्टर भी कह सकते हैं। ओके, तो इसमें हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में। तो विनिर्माण उद्योग, यहां पर हम आते हैं विनिर्माण के ऊपर। विनिर्माण क्या होता है? विनिर्माण जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना, वी प्लस निर्माण। वी का अर्थ होता है दोबारा और निर्माण का अर्थ होता है बनाना। इट मीन्स विनिर्माण का अर्थ हुआ दोबारा बनाना। तो इस विनिर्माण उद्योग में कच्चे माल से अधिक मूल्यवान उत्पादों के प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग के बाद बड़ी मात्रा में माल का उत्पादन विनिर्माण कहलाता है। यानी विनिर्माण उद्योग में क्या होता है? कच्चे माल को अधिक उपयोगी, अधिक कीमती माल में परिवर्तन किया जाता है। कच्चे माल से नई वस्तु का उत्पादन किया जाता है। कच्चे माल से नई वस्तु है वो बनाई जाती है। जब वो बनाई जाती है तो दो परिवर्तन आते हैं। कौन से दो परिवर्तन? एक तो वस्तु ज़्यादा उपयोगी हो जाती है, दूसरा ज़्यादा मूल्यवान हो जाती है। अब ज़्यादा उपयोगी कैसे होती है? आप एग्जाम्पल ले सकते हो जैसे कॉटन का। अब कॉटन है जो तैयार हुई, प्राइमरी प्रोडक्ट है ये, कितना का यूज़ कर लोगे आप? कॉटन का सीधे तौर पे आप यूज़ हो सकता है, आप क्विल्ट यानी रज़ाई यूज़ करते हो तो उसमें यूज़ कर लो। किसी घर में ये भी है कि पूजा पाठ किया जाता है तो उस वक्त थोड़ा सा यूज़ कर लिया जाता है, और कितना यूज़ होगा? नहीं होगा ना। लेकिन जब उसी कॉटन से मैन्युफैक्चरिंग के बाद कपड़ा बना दिया जाता है, उसकी बेडशीट, शीट कवर, कर्टेंस और कितने ही डिज़ाइंस में कपड़े तैयार होते हैं, उपयोगिता बढ़ जाती है। ऐसे ही गन्ना है, तो गन्ना कितना उपयोग है? गन्ना हो सकता है थोड़ा बहुत आप सीधे तौर पे यूज़ कर लो, हो सकता है घर पे जूस भी निकाल लो, हो गया, इतना यूज़ होगा। लेकिन उसको हम मैन्युफैक्चरिंग के बाद जब चीनी में कन्वर्ट कर देते हैं तो कितना उपयोगी होगा? आप उससे जलेबियाँ तैयार कर सकते हो, चाय बना सकते हो। गन्ना जलेबी में नहीं डाल सकते ना, उपयोगी हो गया। ओके, तो पहला कि विनिर्माण के बाद वस्तु वो ज़्यादा उपयोगी हो जाती है, और दूसरा ये कि ज़्यादा मूल्यवान भी हो जाती है, कीमत भी बढ़ जाती है। अब लकड़ी है जो वनों से लाई जाती है उतनी कीमती नहीं होती। जब फर्नीचर तैयार कर लिया जाता है तो एक सोफ़ा सेट भी है वो हज़ारों में होता है, 20 से 50,000 तक, 60,000 तक नॉर्मल, उससे भी ज़्यादा हो जाता है, कीमत बढ़ गई। गन्ना आप खेत से लेके आइए, डायरेक्ट गन्ना लेकर के आइए, शुगर केन को लेकर के आइए, वो 5-6 रुपये का मिलेगा आपको एक, मतलब पर केजी के लगा लीजिए। जब उससे चीनी तैयार हो जाती है एक्सपेंसिव हो जाती है। कॉटन अभी के जो मार्केट में रेट है लगभग 50 से 55 रुपये हैं पर केजी, और आपको 150 ग्राम की शर्ट है वो 1500 से लेकर के 5, 6, 7, 8, 9, 10 हज़ार रुपये तक मिलेगी मार्केट में। 500 रुपये से कम में तो मिलेगी नहीं। यानी कि जो 150 ग्राम की शर्ट है और कपास की कीमत है 55 रुपये, तो वो वस्तु उपयोगी भी अधिक होती है और उसकी कीमत भी बढ़ जाती है विनिर्माण उद्योग में। विनिर्माण के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जहां पर भी पूछा जाए वहां पर आपको अच्छे से मेंशन करना है, क्योंकि एग्जाम्पल के बिना क्वेश्चन ठीक से नहीं बनता। तो विनिर्माण उद्योग है, मैन्युफैक्चरिंग में आता है, जैसे कपास से कपड़ा बनाना विनिर्माण का एग्जाम्पल है। उसी तरीके से गन्ने से चीनी तैयार करना, ये भी विनिर्माण का एग्जाम्पल है। लकड़ी से फर्नीचर तैयार करना या फलों से रस तैयार करना। फ्रॉम कॉटन टू क्लॉथ, फ्रॉम सुगर केन टू सुगर एंड फ्रॉम वुड टू फर्नीचर, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ओके, अब कपास क्या है? प्राइमरी प्रोडक्ट है। जब कपड़ा बन गया सेकेंडरी प्रोडक्ट है। गन्ना क्या है? प्राइमरी प्रोडक्ट है। जब चीनी बन गई सेकेंडरी प्रोडक्ट है। इसी तरीके से लकड़ी है वो प्राइमरी प्रोडक्ट है, फर्नीचर सेकेंडरी प्रोडक्ट है। तो ये एग्जाम्पल है कि कैसे प्राथमिक उद्योग, जो प्राथमिक सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर है, वहाँ से कच्चा माल प्राप्त करके उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है, उसका विनिर्माण किया जाता है, तो उसे हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बोलते हैं। विनिर्माण उद्योग द्वितीय क्षेत्र में आते हैं, यानी कि ये सारे विनिर्माण उद्योग है वो द्वितीय क्षेत्र का, सेकेंडरी सेक्टर का हिस्सा होते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर उद्योग ही आते हैं, इसलिए सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्री रिलेटेड सेक्टर भी कहा जाता है। विनिर्माण उद्योग वो किसी भी देश के लिए, कोई भी देश हो, उसके आर्थिक विकास की ताकत या धुरी होता है, क्योंकि विनिर्माण उद्योग सिर्फ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट या फिर कंज्यूमर प्रोडक्ट नहीं बनाते, बल्कि सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर का डेवलपमेंट भी विनिर्माण उद्योग के ऊपर निर्भर होता है। जितना
आप देखते हो कृषि यंत्र प्रयोग में लाए जाते हैं, कहाँ प्रयोग में लाए जाएंगे? प्राइमरी सेक्टर में। कहाँ से आएंगे? सेकेंडरी सेक्टर। इसी तरीके से टर्शियरी सेक्टर है, उसकी डिमांड उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी जितना कि सेकेंडरी सेक्टर है वो ग्रो करेगा। जितना प्रोडक्शन अधिक होगा उतना ही ट्रेड अधिक होगा। ट्रेड किसका हिस्सा है? टर्शियरी सेक्टर का। तो ये विनिर्माण उद्योग को किसी भी देश की आर्थिक विकास की ताकत कहा जाता है। ये था विनिर्माण उद्योग होता क्या है, थोड़ा सा हमने समझा। अब विनिर्माण उद्योग में 3 आर्थिक क्रियाएं आती है, यानी 3 प्रकार की एक्टिविटीज है वो की जाती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में। पहला, प्राकृतिक संसाधनों को शुद्ध किया जाता है, परिष्कृत किया जाता है। दूसरा, यानी प्राकृतिक संसाधन है उनका शोधन होता है, उनकी क्वालिटीज़ को इम्प्रूव किया जाता है। दूसरा, उनको संसाधनों के रूप में परिवर्तन किया जाता है। अगर वो उपयोगी नहीं है प्राइमरी प्रोडक्ट तो उसको उपयोगी बनाया जाता है। जैसे मिनरल्स देखते हो, मिनरल्स को हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर पाते। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है? उनका शुद्धिकरण होता है और उनको एक संसाधन के तौर पे विकसित किया जाता है। अब संसाधन कब बनेगा? संसाधन कोई भी वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है। एनीथिंग दैट इज यूजेबल टू अस, कोई भी वस्तु जो हमारे लिए उपयोगी है वो संसाधन है। अगर वो उपयोगी नहीं है तो वो संसाधन नहीं है, तो उसको संसाधन बनाया जाता है सेकेंडरी सेक्टर में। और अगर वो संसाधन ऑलरेडी है तो उसको और अधिक इंपॉर्टेंट रिसोर्स में कन्वर्ट किया जाता है सेकेंडरी सेक्टर में। यानी कि पहला 3 क्रियाएं होती है सेकेंडरी सेक्टर में। पहला, संसाधनों का शोधन होता है। दूसरा, उनके रूप में परिवर्तन किया जाता है। तीसरा, प्राकृतिक संसाधनों को मानव जीवन के लिए अधिक उपयोगी बनाया जाता है। अगर वो कम उपयोगी है तो उसको अधिक उपयोगी बनाया जाता है। जैसे लकड़ी है, वनों से जो टिम्बर लाया जाता है तो वो उतना उपयोगी नहीं होता, उपयोगी है उतना उपयोगी नहीं होता, लेकिन जब उसको फर्नीचर में कन्वर्ट किया दिया जाता है तो और ज़्यादा उपयोगी हो जाता है। तो संसाधनों को 3 क्रियाएं हैं सेकेंडरी सेक्टर में होती है। प्राकृतिक संसाधनों का शोधन किया जाएगा, उनको शुद्ध किया जाएगा, उनके रूप में परिवर्तन किया जाएगा। और तीसरी एक्टिविटी होती है उनको और अधिक उपयोगी मटेरियल में कन्वर्ट किया जाएगा। तो ये था कि सेकेंडरी सेक्टर में कितनी कौन सी क्रियाएं की जाती है। अब हम बात करेंगे कि सेकेंडरी सेक्टर यानी द्वितीयक सेक्टर में उद्योग आते हैं, इंडस्ट्री आते हैं। इन इंडस्ट्रीज के टाइप्स की बात करेंगे कि कितने टाइप के हैं। काफ़ी टाइप के होते हैं ये। तो इनमें से मुख्य 10 प्रकार के उद्योग होते हैं, यानी कि 10 समूह में 10 ग्रुप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला आएगा इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, सेकंड निर्माण उद्योग, थर्ड इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, फोर्थ रासायनिक उद्योग, फिफ्थ शक्ति या ऊर्जा उद्योग। शक्ति या ऊर्जा उद्योग वो है जिनसे ऊर्जा प्राप्त होती है, जैसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, एटॉमिक एनर्जी की बात करें, अणु ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा की बात करें तो वो इसमें आएंगे। वस्त्र उद्योग सभी प्रकार के आ जाएंगे, चाहे वो कॉटन हो या वुलन हो या सिल्क हो या जूट हो। सेवंथ है फूड और बेवरेज प्रोडक्ट इंडस्ट्री आ जाएगी, भोजन और पेय पदार्थ उद्योग आ जाएंगे, इसमें धातु आधारित उद्योग आ जाएंगे। 9th है प्लास्टिक उद्योग हैं, काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, काफ़ी पॉपुलर होता जा रहा है प्लास्टिक भी। और 10th है परिवहन तथा संचार उद्योग। तो ये 10 वर्गों में 10 ग्रुप में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। हालांकि आपका NCERT CBSE का ये या HBSE या किसी भी बोर्ड का स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी हमें समझना ज़रूरी है कि इन इंडस्ट्रीज़ को हम कितने ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ द सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे बड़े पैमाने के जो विनिर्माण उद्योग होते हैं उनकी क्या विशेषताएं होती है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की हम बात करें, वैसे तो कॉटेज स्केल भी हो सकती है, वो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का हिस्सा है। स्मॉल स्केल हो सकती है, मीडियम स्केल हो सकती है और लार्ज स्केल हो सकती है। तो हम लार्ज स्केल से थोड़ा सा आइडिया लगा पाएंगे कि क्या विशेषताएं होती है, क्या क्या किया जाता है। क्योंकि लार्ज स्केल है वहां पर उत्पादन है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू या उसका जो एम होता है वो अलग होता है, उद्देश्य अलग होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बड़े पैमाने के विनिर्माण उद्योग की विशेषताएं क्या होती है। तो इसकी पहली विशेषता ये होती है कौशल का विशिष्टीकरण होता है, स्पेशलाइजेशन इन स्किल्स, स्पेशल स्किल्स की जरूरत होती है। आधुनिक उद्योगों में उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। पहली चीज, बड़े पैमाने के उद्योग है तो बड़े पैमाने पर उत्पादन होगा। इसके लिए कौशल का विशिष्टीकरण किया जाता है, यानी हर काम के लिए एक्सपर्ट है वही अपॉइंट किए जाते हैं। एक्सपर्ट, एक कारीगर निरंतर एक ही प्रकार का कार्य करता है और उसी के लिए उसको ट्रेनिंग दी जाती है। आपने अगर कहीं पे देखा होगा, टीवी में जरूर देखा होगा, अगर विजिट करने का मौका नहीं मिला है तो अगर कोई एक पैकिंग में लगा हो तो वो पैकिंग में ही लगा हुआ है।
अगर वो इंस्पेक्शन के लिए लगा हुआ तो वो इंस्पेक्शन के लिए लगा हुआ है। किसी को अगर जो कच्चा माल रॉ मटेरियल कहीं पे रखना है तो वो वहीं पे ही रखेगा। यानी एक्सपर्ट्स होते हैं वहाँ पर हर काम के लिए, और वही काम उनको करना होता है, उसी के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो स्पेशलाइजेशन इन स्किल्स की डिमांड रहती है इस प्रकार की इंडस्ट्री में। दूसरा ये कि इंडस्ट्रीज भी स्पेशलाइज्ड होती है, वो एक ही प्रकार के प्रोडक्ट का निर्माण करती है, एक ही प्रकार के प्रोडक्ट है उसका उत्पादन करती है, तो वो भी स्पेशलाइज्ड। मान लीजिए कि एक कंपनी है वो कई प्रकार के प्रोडक्ट बना रही है, तो एक यूनिट में एक ही टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे, दूसरी में अलग। यानी यहाँ पे इंडस्ट्री भी स्पेशलाइज्ड होती है और दूसरा जो लेबर है वो स्किल्ड होते हैं और वो स्पेशलाइज्ड होते हैं। सेकंड है यंत्रीकरण, मैकेनाइज्ड। मशीनों का उपयोग बहुत अधिक होता है बड़े पैमाने के उद्योगों में। यंत्रीकरण से हमारा अर्थ मतलब है किसी कार्य को पूरा करने के लिए मशीनों का उपयोग करना। आधुनिक उद्योग में स्वचालित जो मशीनें हैं उनका उपयोग बहुत अधिक किया जाता है, और सिर्फ जो स्किल एक्सपर्ट्स होते हैं वो ऑब्जर्व करते हैं या फिर असिस्ट करते हैं मशीनों को। मशीनें असिस्ट नहीं करती बल्कि जो स्किल लेबर है वो असिस्ट करते हैं मशीनों को। तो ये भी दूसरी बड़ी विशेषता होती है कि ज़्यादातर काम जो किया जाता है वो मशीनों से किया जाता है बड़े पैमाने के उद्योगों में। तीसरी विशेषता ये होती है जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, प्रौद्योगिकी नवाचार। नवाचार का अर्थ है जो नवीन या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग किया जाता है। जैसे ही कुछ अपडेट हुआ, आप अपना सेल फोन यूज़ करते हो, आप देखते हो कि उसमें अपडेट आते रहते हैं। कई बार ये होता है कि हर तीसरे दिन भी अपडेट आ जाता है। वो अपडेट किस लिए आ रहा है? क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वो बेटर वर्क करेगी, हमारी सर्विस है वो इम्प्रूव होगी, फंक्शन इम्प्रूव होंगे। वही सब कुछ इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले ये होता था कि इतना एडवांसमेंट नहीं था, रिसर्च वर्क नहीं हो पाता था, इसके कारण वो एडवांसमेंट में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था। अब ये होता है कि जल्दी ही अपडेट मिल जाता है मशीनों को भी, टेक्नोलॉजी को भी। तो आधुनिक उद्योगों में नई टेक्नोलॉजी है उसका या रिसर्च का है या नई जो अपडेट्स है आसपास के डेवलप्ड से रिलेटेड उसको अपनाया जाता है। इसलिए किया जाता है ताकि वो अदक्षता को समाप्त कर सके, यानी कि जहाँ पर भी कमी है उसको दूर किया जा सके, प्रदूषण है उसको रोका जा सके, और गुणवत्ता है उसको सुधारा जा सके। और अगर गुणवत्ता सुधरती है और मशीनें अपडेट होती है तो प्रॉफिट अधिक होता है, लॉस कम होता है। तो तीसरी विशेषता, यानी पहली विशेषता की बात की कि इसमें स्किल्ड लेबर की आवश्यकता होती है, एक्सपर्ट लेबर की आवश्यकता होती है। दूसरा ये कि इसमें मशीनों का उपयोग अधिक होता है बड़े पैमाने के उद्योगों में। तीसरा ये होता है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है और उसको लगातार वो अपडेट करते रहते हैं। जरूरी नहीं कि आप इसी लैंग्वेज का यूज़ करो, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। उसके बाद फोर्थ है संगठनात्मक ढांचा और सत्रीकरण। फोर्थ है, पहले ऐसा नहीं होता था। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि पहले के जो उद्योग होते थे वहाँ पर जॉबर अपॉइंट होते थे जो ऑब्जर्व करते थे कि लेबर क्लास है वो वर्क कर रही है, या फिर एक ओवरऑल मैनेजर होते थे। अब ऐसा नहीं है, अब एक संगठन होता है। बड़े पैमाने के जो उद्योग होते हैं, विनिर्माण उद्योग होते हैं, इसमें संगठनात्मक ढांचा बड़ा होता है। इसमें पूंजी का निवेश है वो अधिक कर्मचारियों में प्रशासकीय अधिकारी वर्गों का बाहुल्य होता है। जो ऑब्जर्व करने वाले, जो मैनेज करने वाले लोग हैं वो ज़्यादा शामिल होते हैं। यानी सिस्टमेटिक वे से प्रोडक्शन होता है, सिस्टमेटिक वे से प्रोडक्शन है वो ऑब्जर्व किया जाता है, उसको मैनेज किया जाता है। तो ये भी एक बड़ी विशेषता होती है। यानी वाइट कॉलर वर्कर्स हैं वो ब्लू कॉलर वर्कर्स से भी अधिक होते हैं, जो लेबर होते हैं उनसे अधिक होते हैं वाइट कॉलर वर्कर। तो वो भी एक इम्पोर्टेंट हिस्सा। पहले आम तौर पे इस चीज़ को इग्नोर कर दिया जाता था क्योंकि यहाँ पर अब मार्केटिंग, प्रोसेसिंग, सारी प्रोसेस है वो इंडस्ट्री है वहीं से ही संचालित की जाती है। तो एक बड़ी फोर्स चाहिए होती है एम्प्लॉय की, वाइट कॉलर एम्प्लॉयज़ की, तो वो भी लगी होती है। तो ये चार बड़ी विशेषताएं होती है बड़े पैमाने के उद्योगों की। दोबारा से थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। पहला, कौशल का विशिष्टीकरण होता है, यहाँ पे स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट स्किल्ड लेबर होते हैं। दूसरा, यंत्रीकरण, मशीनों का उपयोग अधिक होता है। तीसरा, एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। फोर्थ, यहाँ का जो स्ट्रक्चर होता है वो भी काफ़ी सुदृढ़ होता है, वाइट कॉलर वर्कर्स है वो अधिक होते हैं। तो ये थी बड़े पैमाने के उद्योगों की विशेषताएं क्या होती है। अब हम बात करेंगे विनिर्माण उद्योग, उसका महत्व क्या, इंपॉर्टेंस क्या है। ये आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चंस या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि विनिर्माण उद्योग, इंपॉर्टेंस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
और अब और भी अधिक इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। पहला ये कि कृषि को आधुनिक बनाने में मदद करता है, जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हमारे देश की बात करें तो हमारे देश में हमारी अर्थव्यवस्था वो टिकी हुई है एग्रीकल्चर के ऊपर। हालांकि जीडीपी में शेयर कम है एग्रीकल्चर का, फिर भी इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतनी बड़ी जनसंख्या का मतलब बहुत सारे पेट, और उन पेट को भरना कृषि के ऊपर निर्भर करता है। काफ़ी सारे उद्योग हैं, उनका कच्चा माल है वो कृषि से प्राप्त होता है। तो ये कृषि है वो खुद निर्भर करती है अपने विकास के लिए किसके ऊपर? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के ऊपर। जितने भी यंत्र है या नई टेक्नोलॉजी है वो प्रोवाइड की जाती है किसको? कृषि को। या हम खाद बीज का उपयोग करते हैं, पेस्टिसाइड का उपयोग करें, फर्टिलाइजर का उपयोग करें, सीड का उपयोग करें, वो सब कुछ सेकेंडरी इंडस्ट्री यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से आता है। तो पहला जो लाभ होता है कि कृषि को आधुनिक बनाने में मदद करता है सेकेंडरी सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। दूसरा, कृषि आय पर लोगों की भारी निर्भरता को कम भी किया है। सेकेंडरी सेक्टर है उसकी ग्रोथ हुई है, ग्रोथ होने से रोजगार बढ़ा है। सेकेंडरी सेक्टर की ग्रोथ हुई है तो टर्शियरी सेक्टर उसकी भी ग्रोथ हुई है, वहां भी रोजगार बढ़ा है। इसके कारण प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर पार्टिकुलरली बात करें तो एग्रीकल्चर के ऊपर रोजगार का जो दबाव था, जनसंख्या का दबाव था, वो कम हुआ है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण है कि काफ़ी सारे लोग हैं, पहले आपने पढ़ा होगा या अगर पुरानी बुक आपने देखी होगी तो पहले ये बुक में मेंशन होता था हमारे देश में 75% लोग हैं वो कृषि में लगे हुए हैं। अब नियर अबाउट 60% आ गया, जबकि नियर अबाउट 60% नहीं 52% एग्जैक्ट हो गए हैं कृषि पे लगे हुए लोग। तो ये कम हुआ है। बाकी लोग कहाँ गए? वो लोग शिफ्ट हो गए हैं, कहाँ? माइग्रेट हो गए हैं सेकेंडरी सेक्टर में और टर्शियरी सेक्टर में। तो कृषि पर निर्भरता है वो भी कम हुई है विनिर्माण के विकास के साथ। उसके बाद तीसरा है कि यह देश से बेरोजगारी और गरीबी उन्मूलन है उसमें भी मदद करता है। यानी बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट है, उसको कम करने में मदद मिली है क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को रोज़गार मिला है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कॉटेज स्केल इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो गाँव में, छोटे छोटे कस्बों में इस प्रकार की इंडस्ट्रीज़ पाई जाती है। लार्ज स्केल, मीडियम स्केल हालांकि बड़े शहरों में, लेकिन रूरल एरिया तक भी ये इंडस्ट्रीज़ पहुँच चुकी है। इससे बड़ी संख्या में लोगों को रोज़गार मिला है, और जब रोज़गार मिला तो आय बढ़ती है, और आय बढ़ती है तो गरीबी को कम करने में भी मदद मिली है। एक बड़ा योगदान जो हमारे यहाँ पे पॉवर्टी रेशो कम हुआ है उसका कारण सेकेंडरी सेक्टर का डेवलपमेंट रहा है। निर्मित वस्तुओं के निर्यात से विदेशी मुद्रा की भी प्राप्ति होती है। विदेशी मुद्रा भंडार है उसको भरने में मदद मिलती है क्योंकि जितना अधिक प्रोडक्शन होगा हमारे यहाँ पे, पहले हम रॉ मटेरियल है वो एक्सपोर्ट करते थे, अब हम रॉ मटेरियल की बजाय हम प्रोडक्ट, जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है वो हम एक्सपोर्ट करते हैं, हमें आय अधिक होती है, विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। तो ये भी एक लाभ प्राप्त है हमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से। ये कच्चे माल को उच्च मूल्य के सुसज्जित सामानों की एक विस्तृत विविधता में बदलने में मदद करता है। इसके साथ साथ ये कच्चे माल है उसको ज़्यादा महत्वपूर्ण जो सामान है, प्रोडक्ट है, उसमें बदलता है। जब उसमें बदला जाता है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था। और इससे देश के आर्थिक विकास में मदद मिलती है क्योंकि जब प्रोसेसिंग होगी और प्रोसेसिंग से लेकर के एक लंबी चेन जुड़ी होती है, बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, और बहुत सारा जब लोग जुड़े होते हैं बहुत सारे लोगों को रोजगार प्राप्त होता है, आय प्राप्त होती है, तो देश का आर्थिक विकास है उसकी गति है और तेज होती है। अब अफ्रीका के देशों की बात करें, ज़्यादातर देश है वो कच्चे माल का निर्यात करते हैं और उनकी अर्थव्यवस्था अभी भी पिछड़ी हुई है। और हम एकदम से जंप लगा करके जब आगे की तरफ आए हैं कि हम भी पहले पिछड़े देशों में थे, हम अब विकसित की तरफ जा रहे हैं। तो विकसित की तरफ जाने का एक बड़ा कारण ये रहा कि हमारे यहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर है, उन्होंने अच्छी प्रोग्रेस की है, अच्छी ग्रोथ की है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण लाभ या इम्पोर्टेंस है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की। ये विदेशी व्यापार को मजबूती देता है। एक लाभ ये भी है कि विदेशी व्यापार कब होगा? जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा। अब एक्सपोर्ट कब होगा? जब हमारे पास कुछ होगा, और एक्सपोर्ट है वो किस टाइप का होगा वो डिपेंड करेगा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। जैसे हमने एग्जांपल लिया, अफ्रीकन जो कंट्रीज़ हैं वो रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करते हैं, हम अब जो फिनिश्ड गुड्स हैं, तैयार माल है, उसका एक्सपोर्ट करते हैं। तो विदेशी व्यापार है वो भी बढ़ा है, उसमें वैरायटी भी आई है, विविधता भी आई है। तो ये भी देश की आर्थिक विकास को मजबूती देता है। तो ये काफ़ी सारे और भी एक लंबी लिस्ट हो सकती है कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो कुछ इंपॉर्टेंट हमने डिस्कस की क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप में ही पूछा जा सकता है। तो ये था हमारा
पहले सेशन में हमने काफ़ी कुछ जाना है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज़ होती है उसके एग्जांपल्स हमने देखे, उनका क्लासिफिकेशन किया, हमने लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ की बात की, हमने इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात की। तो इस सेशन में बस इतना ही। अगर आपको हमारा सेशन, हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।